हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो मैं यहाँ पर कराऊंगा, आज आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा देहरादून ज़िला। तो देहरादून ज़िले के जितने भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे हैं और बनेंगे, वो आपको मैं सभी इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे आज आपको 60 प्रश्न कराऊंगा। कितने प्रश्न कराऊंगा? 60 प्रश्न आपको यहाँ पर कराऊंगा। और इन 60 प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी होंगे, और आपको यहाँ से उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों में आपको बहुत ही फ़ायदा भी यहाँ से मिलेगा। तो आप फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न ये है कि देहरादून का प्राचीन नाम क्या है। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो देहरादून का जो काफ़ी बार प्रश्न भी आ चुका है इस तरीके से। तो देहरादून के जो प्राचीन नाम है, 4 प्राचीन नाम है। कितने प्राचीन नाम है? 4। नंबर 1 पृथ्वीपुर। क्या है हमारे पास? पृथ्वीपुर। फिर हमारे पास है देहरादून। पहले अब क्या बोला जाता है? अब देहरादून बोला जाता है, और पहले क्या बोलते थे इसको? देहरादून। फिर नंबर 3 शिवभूमि। नंबर 4 द्रोण घाटी। तो देहरादून के कितने प्राचीन नाम हो गए? 4 प्राचीन नाम हो गए। नंबर 1 पृथ्वीपुर, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 शिवभूमि और नंबर 4 द्रोण घाटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये जो प्राचीन नाम है कंप्लीट हो गए होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि देहरादून का उपनाम बताइए। तो देहरादून के उपनाम कितने थे? 3 उपनाम थे। कितने उपनाम थे? 3। नंबर 1 सैनिक नगर। सैनिक नगर किसे कहा जाता है? तो सैनिक नगर भी देहरादून को कहा जाता है। फिर लीची नगर। क्या? लीची नगर। लीची नगर भी देहरादून को ही कहा जाता है। और फिर दून घाटी। दून घाटी भी देहरादून का ही उपनाम है। तो कितने उपनाम हो गए देहरादून के? 3 उपनाम हो गए। दून घाटी, सैनिक नगर, लीची नगर। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, और आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी नोट जरूर करिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था। तो देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? 1817 में। देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था। कब? 1817 में सम्मिलित किया गया था। फिर नेक्स्ट आएगा कि देहरादून को कब उच्चीकृत कर नगर निगम बनाया गया था। मतलब देहरादून को कब नगर निगम बनाया गया था। तो देहरादून को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 9 दिसंबर 1988 को, सॉरी 98 को। तो 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा टपकेश्वर मंदिर किस आश्रम के पास स्थित है। टपकेश्वर मंदिर किस आश्रम के पास स्थित है? काफ़ी बार प्रश्न ये भी आया कि टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो टपकेश्वर मंदिर देहरादून में स्थित है। लेकिन ये क्या प्रश्न है कि किस आश्रम के पास स्थित है? तो किस आश्रम के पास स्थित है? द्रोण आश्रम के पास स्थित है। किस आश्रम के? द्रोण आश्रम के पास स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि देहरादून स्थित खोड़बुड़ा में अपना डेरा किसने डाला था। तो देहरादून में स्थित खोड़बुड़ा मैदान है, जहाँ पर 14 मई 1804 को खोड़बुड़ा का 14 मई 1804 को खोड़बुड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जो गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच में भी हुआ था, और यहाँ पे प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो देहरादून में खोड़बुड़ा के मैदान में किसने डेरा डाला था? वो भी गुरु राम राय ने डाला था। किसने डाला था? गुरु राम राय ने खोड़बुड़ा के मैदान में अपना डेरा डाला था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि प्रतिवर्ष झंडा मेला किस गुरुद्वारे के पास लगाया जाता। तो झंडा मेला तो काफ़ी बार मैचिंग में भी आए हुए हैं प्रश्न, ये कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम जो है मैचिंग में भी प्रश्न आए हुए हैं। तो झंडा मेला कहाँ पर लगाया? तो देहरादून में लगाया जाता है। लेकिन क्या है कि झंडा मेला देहरादून में किस गुरुद्वारे के पास लगाया जाता है? तो किस गुरुद्वारे के पास लगाया जाता है? ये हमारे पास गुरु राम राय गुरुद्वारे के पास लगाया जाता है। किसके? गुरु राम राय गुरुद्वारे के पास लगाया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि देहरादून में कितनी छावनी परिषद है। तो देहरादून में कितनी छावनी परिषद है? 4 छावनी परिषद है। कितनी छावनी परिषद है देहरादून में? 4। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि संतली देवी मंदिर व माता डाट काली मंदिर स्थित है। तो संतली देवी मंदिर और माता डाट काली मंदिर कहाँ पर है? ये भी देहरादून
देहरादून में ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि गुरु राम राय दरबार साहिब स्थित है। तो गुरु राम राय कहाँ पर है? गुरु राम राय दरबार साहिब आ जाए, गुरु राम राय दरबार गुरुद्वारा आ जाए, गुरु राम राय से यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न बने वो देहरादून ही आंसर आएंगे। तो देहरादून गुरु राम राय दरबार साहिब कहाँ पर स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना कब हुई थी? गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1699 में। कब हुई थी? 1699 में गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना हुई थी। झंडा मेला नेक्स्ट प्रश्न है कि झंडा मेला या झंडा गुरुद्वारा किसे कहा जाता है? तो झंडा दरबार या झंडा गुरुद्वारा तो किसे कहा जाता है? वो भी गुरु राम राय को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु राम राय को ही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ से प्रश्न जितने बनेंगे आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत काल में टपकेश्वर मंदिर स्थान पर किसने तपस्या की थी? महाभारत काल के समय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो महाभारत काल में टपकेश्वर मंदिर स्थान पर किसने तपस्या की थी? तो किसने तपस्या की थी? द्रोण नामक ऋषि ने। किसने की थी? द्रोण नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। और ये जो तपस्या की थी 12 वर्षों तक तपस्या की थी। कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो हमारे पास फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि द्रोणा आश्रम स्थित है। तो द्रोणा आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह भी हमारे पास देहरादून में ही स्थित। तो द्रोणा आश्रम कहाँ पर स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। फ्रेंड, जो हमारे पास इसमें जितने भी हमारे पास इस तरीके के पेपर मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, एक पेपर में लगभग 60 प्रश्न हैं इसमें। तो इनकी क्या है, मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें आपको सभी के सभी, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं होगी, उसमें मैं आपको इन प्रश्नों को प्रोवाइड भी वहाँ पर करा दूँगा। इन वीडियो को आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं लिख दूँगा कि उत्तराखंड के सभी ज़िले, ठीक है, तो उत्तराखंड के सभी ज़िलों के प्रश्न पत्र जो है आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि संतोषी माँ का भव्य मंदिर स्थित है। तो संतोषी माँ का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो संतोषी माँ का भव्य मंदिर कहाँ पर है? टपकेश्वर गढ़ी कैंट। जो मेन लोकेशन है वो कहाँ पर है? टपकेश्वर गढ़ी कैंट। तो टपकेश्वर गढ़ी कैंट में हमारे पास ये संतोषी माँ का मंदिर स्थित है, और जो कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि गौतम कुंड के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम कुंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है गौतम कुंड के नाम से? चंद्रबनी को। चंद्रबनी, तो चंद्रबनी को या चंद्रवाणी, चंद्रबनी आ जाए या चंद्रवाणी आ जाए, दोनों एक के ही नाम है। तो गौतम कुंड के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रबनी या वाणी। तो हमारे पास प्रश्न यही आएगा कि हमारे पास यहाँ से ये भी आ सकता है कि निम्न में से किसे, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से किसे गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, और आपने अगर पढ़ा होगा चंद्रबनी या चंद्रवाणी तो आप वहाँ पर आंसर लगा दोगे, नहीं तो आपके आंसर शायद वहाँ पे गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि गौतम बुद्ध भगवान ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। गौतम बुद्ध भगवान ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, तो कहाँ पर की थी? चंद्रबनी स्थान पर ही की थी। कहाँ पर की थी? चंद्रबनी स्थान पर ही इन्होंने क्या किया? चंद्रबनी में की थी। तो गौतम बुद्ध ने 12 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी, और 12 वर्षों तक ही द्रोण नामक ऋषि ने भी यहाँ पर ही तपस्या की थी। भाई यहाँ पे इन्होंने चंद्रबनी है, और हमारे पास जो द्रोण नामक ऋषि टपकेश्वर मंदिर के पास द्रोण आश्रम, वहाँ पर उन 12 वर्षों तक तपस्या द्रोण नामक ऋषि ने की थी। और टपकेश्वर मंदिर के पास 12 वर्षों तक तपस्या किसने की? यहाँ पर द्रोण नामक ऋषि ने। और गौतम बुद्ध भगवान ने 12 वर्षों तक ही तपस्या किसने की? चंद्रबनी ने। मतलब चंद्रबनी स्थान पर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि भागीरथी रिसोर्ट्स स्थित है। तो भागीरथी रिसोर्ट कहाँ पर स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। तो क्या है, हमारे पास कुछ पर्यटन स्थल होते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर भी कराया है। तो पर्यटन स्थल भी काफ़ी बार आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि
मालसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मालसी डियर पार्क भी देहरादून में ही स्थित है। तो मालसी डियर पार्क कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि राजाजी नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला है? तो राजाजी नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला है? 3 जिलों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। तो आप इसको DHP करके भी याद कर सकते हैं कि देहरादून, हरिद्वार और D से देहरादून, H से हरिद्वार, P से पौड़ी। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि राजाजी नेशनल पार्क का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा था? तो राजाजी नेशनल पार्क का नाम था जो C राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? C राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर स्थित है? सहस्त्रधारा क्या है? सहस्त्रधारा में गंधक युक्त पानी होता है। कौन सा पानी होता है? यहाँ पे गंधक युक्त पानी पाया जाता है। और सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? बाल्दी नदी, बाल्दी नदी के तट पर स्थित है सहस्त्रधारा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि बौद्धा टेम्पल की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? जो देहरादून में बौद्धा टेम्पल है उसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो वो 185 फीट की उसकी ऊंचाई है। कितनी? 185 फीट उसकी ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि बौद्ध महास्तूप का उद्घाटन किसने किया था? जो बौद्ध महास्तूप थे, उनकी प्रतिमा थी, उनका गौतम बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? स्तूप, स्तूप क्या होता है? स्तूप हम प्रतिमा को ही बोलते हैं। ठीक है। तो बौद्ध महास्तूप का उद्घाटन किसने किया था? यहाँ पे ये किया था धर्मगुरु दलाई लामा ने। किसने किया था? धर्मगुरु दलाई लामा। तो धर्मगुरु दलाई लामा ने इस महास्तूप का उद्घाटन किया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि देहरादून का कौन सा स्मारक गोरखा सेनानायक बलभद्र थापा तथा ब्रिटिश सेनापति गिलेस्पी के साहस व वीरता को समर्पित है? यहाँ पर प्रश्न ध्यान से पढ़े कि गोरखा सेनानायक थे कौन? बलभद्र थापा। और ब्रिटिश सेनापति कौन थे? गिलेस्पी के साहस और वीरता को समर्पित है। समर्पित है तो प्रश्न आप ध्यान से देख, तो समर्पित है क्या है? खलंगा का स्मारक, जो है खलंगा का स्मारक इनको ही समर्पित है। तो खलंगा का जो स्मारक बना गया तो वो किसकी याद में बना गया है? तो ब्रिटिश सेना गिलेस्पी की गोरखा सेनानायक जो थे बलभद्र थापा और ब्रिटिश सेनापति गिलेस्पी के साहस और वीरता की याद में खलंगा का स्मारक बनाया गया है। खलंगा का स्मारक बनाया गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि भट्टा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? भट्टा जलप्रपात, तो भट्टा जलप्रपात कहाँ पर है? ये मसूरी में स्थित है। भट्टा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मसूरी में स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से कितने सिद्ध देहरादून में स्थित है? तो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से कितने सिद्ध देहरादून में स्थित है? तो कितने सिद्ध है? 4 सिद्ध देहरादून में स्थित है। कितने सिद्ध देहरादून में स्थित है? 4 सिद्ध देहरादून में स्थित है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। कौन कौन से? नंबर 1 लक्ष्मण सिद्ध, फिर नंबर 2 कालू सिद्ध, फिर माणक सिद्ध और नंबर 4 मांडू सिद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि देहरादून स्थित घंटाघर का शिलान्यास कब किया गया था? तो देहरादून स्थित घंटाघर, जो देहरादून में घंटाघर का शिलान्यास किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 24 जुलाई 1948 को। 24 जुलाई 1948 को इसका शिलान्यास किया गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि जौनसार बाबर क्षेत्र किन नदियों के मध्य में स्थित है? जौनसार बाबर क्षेत्र किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना व टोंस। तो यमुना व टोंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना व टोंस इसका राइट आंसर है हमारे पास। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि अशोक के कालसी अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के कालसी अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग है? प्राकृत भाषा का। और ये कालसी अभिलेख कहाँ से? देहरादून के कालसी स्थान से ही प्राप्त हुआ है। तो देहरादून के कालसी स्थान से प्राप्त हुआ है। तो
अशोक का कालसी अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि कालसी स्थल की खोज किसने की थी? कालसी स्थल की खोज किसने की थी? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट ने इसकी स्थल की खोज की थी 1860 में। कब की थी? 1860 में कालसी स्थल की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि लाखामंडल किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो लाखामंडल किन नदियों के मध्य स्थित है, तो हमें ये बताना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा लाखामंडल किन नदियों के मध्य पर स्थित, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास यमुना व रिखवाड़। यमुना व रिखवाड़ नदियों पर स्थित है। तो यमुना और रिखवाड़ नदियों पर लाखामंडल स्थित है। ठीक है, लाखामंडल देहरादून में ही पड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि महाभारत काल में दुर्योधन ने लाक्षागृह किस स्थान पर बनाया था? तो लाक्षागृह बताना है। तो महाभारत काल में दुर्योधन ने लाक्षागृह किस स्थान पर बनाया था? तो किस स्थान पर बनाया था? वो लाखामंडल में ही बनाया था। तो लाखामंडल में बनाया था। आपके पास प्रश्न यहीं से इसी तरीके से आएगा कि महाभारत काल में दुर्योधन ने लाक्षागृह किस स्थान पर बनाया? तो लाखामंडल देहरादून में बनाया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। पुलिंद राजा विराट की क्या राजधानी? तो बैराटगढ़ या विराटगढ़। तो बैराटगढ़ या विराटगढ़ इनकी राजधानी रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के मध्य पर स्थित है? महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के मध्य स्थित है? तो किस नदी के मध्य स्थित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोन्स। तो किस नदी के मध्य स्थित है? टोन्स नदी के मध्य स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि हनोल का प्राचीन नाम क्या था? हनोल का जो है, हनोल कहाँ पर पड़ता है? हनोल हमारे पास देहरादून में भी पड़ता है। देहरादून में हनोल। तो हनोल का जो प्राचीन नाम था, हनोल का प्राचीन नाम बताया। हनोल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो प्राचीन नाम था चकरपुर। चकरपुर इसका प्राचीन नाम था। हनोल का प्राचीन नाम क्या था? चकरपुर। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि प्रतिवर्ष 3 मई को वीर केसरी मेला किस गार्डन में लगाया जाता है? किस गार्डन में लगता है? तो प्रतिवर्ष 3 मई को वीर केसरी मेला किस गार्डन में लगाया जाता है? ये लगाया जाता है रामताल गार्डन में। किसमें? रामताल गार्डन। तो रामताल गार्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा मसूरी की खोज किसने की थी? मसूरी की खोज किसने की? तो मसूरी की खोज किसने की थी? कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज की थी। किसने की थी? कैप्टन यंग ने। और ये मसूरी जो है 1825 में इसकी खोज की थी। तो कैप्टन यंग। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से इसी तरीके से आएगा कि मसूरी की खोज किसने की या फिर मसूरी की खोज कब की गई? तो मसूरी की खोज कैप्टन यंग ने की थी और ये 1825 में की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि मसूरी में किसके द्वारा 1827 में छावनी बसाई गई थी? किसके द्वारा छावनी बसाई गई थी? तो मसूरी की यहाँ पे बात चल रही है। तो मसूरी में पूरे देहरादून में कितनी छावनी है? तो छावनी जो है 4 हैं। और मसूरी में किसके द्वारा 1827 में छावनी बसाई गई? तो किसके द्वारा बसाई गई थी? ये भी कैप्टन यंग के द्वारा बसाई गई थी। कैप्टन यंग के द्वारा बसाई गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि मसूरी में प्रथम गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी में प्रथम गिरजाघर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मसूरी में प्रथम गिरजाघर की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1836 में। 1836 में प्रथम गिरजाघर की स्थापना हुई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका स्थित है। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका भी मसूरी में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मसूरी में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है या किस स्थल को कहा जाता है? तो भारत का एडिनबरा किस स्थल को कहा जाता है? तो वो भी मसूरी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मसूरी को। काफ़ी नया प्रश्न है ये भी। तो मसूरी, भारत का एडिनबरा किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि
हैप्पी वैली स्थित है, तो हैप्पी वैली हमें बताना है हैप्पी वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये भी मसूरी में ही स्थित है। तो मसूरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो हैप्पी वैली कहाँ पर स्थित है, मसूरी में स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि किस स्थान को चाइल्ड्स लॉज भी कहा जाता है, तो किस स्थान को चाइल्डर्स लॉज भी कहा जाता है, तो किस स्थान को लाल टिब्बा देहरादून में स्थित है। तो लाल टिब्बा किस स्थान को चाइल्ड्स लॉज कहा जाता है, तो लाल टिब्बा स्थान को चाइल्ड्स लॉज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि ऋषि मुनियों की तप स्थली तथा आध्यात्मिकता चेतना केंद्र है। ऋषि मुनियों की आध्यात्मिकता चेतना केंद्र है तप स्थली, तो कौन सा है, तो ऋषि मुनि कहाँ पर पाए जाएंगे, यहाँ पे ऋषिकेश में ही पाए जाएंगे। तो ऋषि मुनि ऋषिकेश देहरादून में ही पड़ता है, ठीक है। तो ऋषिकेश देहरादून में पड़ता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि संत नगरी किसे कहा जाता है, संत नगरी किसे कहा जाता है, तो संत नगरी भी ऋषिकेश को ही कहा जाता है। तो संत नगरी किसे कहा जाता है, ऋषिकेश को संत नगरी कहा जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि बाबा काली कमली मंदिर स्थित है। बाबा काली कमली मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारे पास ऋषिकेश में ही प्रसिद्ध मंदिर ऋषिकेश में ही स्थित है। बाबा काली कमली मंदिर ऋषिकेश आपके पास आ जाए कि ऋषि, अगर आपके पास वहाँ ऑप्शन में ऋषिकेश ना हो तो फिर देहरादून आपको मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि तपोवन टिहरी का उपनाम क्या था। तपोवन टिहरी का उपनाम क्या था, तपोवन टिहरी का उपनाम क्या था, सुभिक्षपुर। क्या था, सुभिक्षपुर। तो तपोवन टिहरी का उपनाम क्या था, सुभिक्षपुर इनका उपनाम था। फिर हमारे पास क्या है कि 49वां कि ऋषिकेश में स्थित प्रसिद्ध झूला पुल स्थित है। तो झूला पुल स्थित है, मैं ये बताऊँ तो झूला पुल वो कौन सा है, प्रसिद्ध झूला पुल स्थित, तो वो है लक्ष्मण झूला। तो कौन सा है वो, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में ही है। कहाँ पर स्थित है, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में ही स्थित है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, भरत मंदिर। भरत मंदिर, तो भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 13 मार्च 1922 को। तो 13 मार्च 1922 जो इसका राइट आंसर है इसका हमारे पास 13 मार्च 1922 हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि दूरदर्शन केंद्र स्थित है। तो दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दूरदर्शन केंद्र हमारे पास देहरादून में ही स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि FRI वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। FRI वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूछा तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि वन संग्रहालय देहरादून की स्थापना कब हुई। तो वन संग्रहालय मतलब देहरादून में ही ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 में वन संग्रहालय देहरादून की स्थापना की गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसकी फुल फॉर्म है, मतलब ONGC की स्थापना कब हुई। तो ONGC की स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1956 को। 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना हुई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा उत्तराखंड शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो शहीद स्मारक है तो वो कहाँ पर स्थित है, वो भी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रश्न राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना देहरादून में कब हुई थी। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। तो 1969 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि संगम पौधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो संगम पौधा केंद्र कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो हमारे पास फिर लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का
कि महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के 60 प्रश्न थे। तो इन 60 प्रश्नों के बारे में मैंने आपको देहरादून के ऊपर जो बनाए थे वो कंप्लीट हो गए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।